प्राण को दादा साहेब फाल्के अवार्ड देने का फैसला किया गया है। अभिनेता हैं प्राण और काफ़ी लंबे अरसे से उनका काफ़ी अहम योगदान रहा है फिल्म इंडस्ट्री में। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है। ज़्यादातर उनकी जो भूमिका होती थी वो ग्रे शेड्स यानी कि नकारात्मक रोल ही प्राण निभाते थे और दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलेगा अब अभिनेता प्राण को, ये फैसला किया गया है। और काफ़ी लंबे अरसे से वो इस इंडस्ट्री में अपना योगदान दे रहे हैं और अब ये निर्णय लिया गया है प्राण के लिए कि उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा जाएगा। चाहूंगी हमारे साथ स्पीच लता मंगेशकर जुड़ गई हैं। लता जी, प्राण साहब को दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए चुना गया है, उनको उसे सम्मानित किया जाएगा, आप क्या कहती हैं इस पर? मुझे बहुत खुशी है क्योंकि प्राण साहब बहुत पुराने आर्टिस्ट हैं। काफी मतलब मैंने उनको पहली उनकी पिक्चर देखी थी, वो खानदान थी। और खानदान मतलब मैं उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, मतलब उनकी उम्र भी बहुत है। और उन्होंने जितनी फिल्मों में काम किया है अलग अलग तरह के, मतलब किसी में वो विलन थे, किसी में अच्छे आदमी थे, किसी में बहुत ही मतलब चालाक आदमी, मतलब उन्होंने किसी चीज को छोड़ा नहीं था। मुझे बहुत खुशी है। मैंने बहुत पहले मैंने और दिलीप साहब ने प्राण साहब का नाम फाल्के अवार्ड के लिए दिया था, पर उस वक्त नहीं हुआ। चलो देर सही अंधेर तो नहीं। जी लता जी, इस वक्त प्राण साहब की जो सेहत है वो ठीक नहीं है, वो अस्पताल में भर्ती हैं। प्राण साहब की तमाम फिल्में जैसा कि आप भी बता रही हैं कि आपने देखी और आप उनका जो काम है उसे सराहा गया, कुछ अगर आप उनके लिए इस समय अगर हमारे लिए गुनगुना दें। नहीं, मैं देखिए किसी रेस्टोरेंट में बैठी हूँ जी, अच्छा, ठीक। यहाँ गुनगुनाना बहुत प्रॉब्लम है। जी नहीं, वो हम समझ सकते हैं, लेकिन आप उनकी जो भूमिका है उसकी आप बात करें थी, कौन सी भूमिकाएं आपको बहुत पसंद आई या आपको जो सबसे ज्यादा याद है उनका किरदार? मुझे देखिए उनकी भूमिका अच्छी लगी थी। अमिताभ जी की पिक्चर थी और उसमें ये पठान थे, जंजीर। जंजीर करेक्ट। मुझे जंजीर का इनका रोल बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा किया था उन्होंने। फिर राज कपूर जी की पिक्चर में भी बहुत अच्छा किया था, जिस देश में गंगा बहते नहीं, उसके पहले जो पिक्चर बनी थी तो उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। उनके हर पिक्चर के किरदार मुझे पसंद है। और अभी उनको क्या हुआ है, मतलब अस्पताल में भर्ती, मुझे मालूम नहीं था, क्या वो बीमार हैं? जी लता जी, 3 महीने से लीलावती अस्पताल में एडमिट है प्राण। आपसे जानना चाहेंगे आपकी आखिरी बार उनसे कब मुलाकात हुई थी या फिर बात ही हुई थी? मेरी बहुत साल हुए उसको, वो मेरे यहाँ आए थे गणपति में और हमने उनको मतलब गणपति के मतलब आरती वगैरह हो रही थी तो प्राण साहब आए थे। मेरी बहन है, वो उनके घर जाती रहती है, नीलम खरीकर, तो वो उनसे बहुत ज़्यादा नज़दीक है। मैं इतना उनके घर पे कभी गई नहीं हूँ, पर प्राण एक आर्टिस्ट के हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए लता जी आपका। आपको एक बार फिर से बता दें, हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि प्राण को चुना गया है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए। दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा प्राण को। 350 से ज़्यादा फिल्में की हैं प्राण ने। प्राण का जन्म 12 फरवरी 1920 को हुआ था और 350 से ज़्यादा फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाए हैं प्राण ने, चाहे वो नेगेटिव रोल हो या फिर पॉजिटिव किरदार भी निभाए प्राण ने। प्राण फिलहाल लीलावती अस्पताल में मुंबई में भर्ती हैं। दिल्ली के बल्ली मारान में जन्म हुआ था प्राण का। फिलहाल प्राण मुंबई में रहते हैं और मुंबई के लीलावती अस्पताल में ही भर्ती हैं। प्राण के पिता सिविल इंजीनियर थे। अपनी फांसी को उम्र कैद में तब्दील करने की मांग करने वाले देविंदर पाल सिंह भुल्लर की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसके साथ ही ये साफ हो गया है कि राष्ट्रपति भवन में दया याचिका के निपटारे में हुई देरी को आधार बनाकर किसी की फांसी को उम्र कैद में तब्दील नहीं किया जा सकता। देविंदर पाल सिंह भुल्लर को 1993 में बम धमाके के जरिए 9 लोगों की जान लेने का दोषी मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में फांसी की सजा दी थी। 2003 में भुल्लर ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी। 2011 में
दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज कर दी। दया याचिका के निपटारे में 8 साल की देरी को आधार बनाते हुए भुल्लर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और मांग की कि उसकी फांसी को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ उसकी याचिका को सुना बल्कि राष्ट्रपति के पास लंबित तमाम दया याचिकाओं के रिकॉर्ड भी अपने पास तलब कर लिए। लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा है कि दया याचिका के निपटारे में हुई देरी को आधार बनाकर किसी की फांसी को उम्र कैद में नहीं बदला जा सकता है। आतंकी देविंदर पाल सिंह भुल्लर के हमले में घायल हुए मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। बिट्टा ने कहा है कि बाकी अपराधियों को भी भुल्लर की तरह ही जल्द ही फांसी मिलनी चाहिए। मुझे गोलियों और गुटलंचर का कोई असर नहीं हुआ। इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद आज बिट्टा काफी भावुक हो गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही रोने लगे। आज फांसी का फैसला अहम फैसला है। हम सुप्रीम कोर्ट के आगे सिर झुकाते हैं और साथ ही एक डिमांड करूंगा, जितने भी फांसी के फैसले सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस ने किए हैं, जितनी देर उनकी जिंदगी है उनके परिवार की सरकार सुरक्षा का प्रबंध करे। अगर कोई घटना होती है तो उसकी सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसी उसकी जिम्मेदार हो। भुल्लर ने 1993 में मनिंदरजीत सिंह बिट्टा पर हमला किया था, जिसमें बिट्टा समेत 30 लोग घायल हुए थे और 9 लोगों की जान चली गई थी। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने किया है एक सनसनीखेज खुलासा। गडकरी ने दावा किया है कि यूपीए के एक बहुत बड़े नेता सरकार गिराने के इरादे से उनके पास आए थे, जिसके बदले में वो उनसे कोई वादा चाहते थे, लेकिन गडकरी का दावा है कि उन्होंने वो वादा करने से इनकार कर दिया। गडकरी ने ये बात नागपुर में अपने कार्यक्रम के दौरान कही। मेरे जीवन में एक अच्छी बात है कि मैंने राजनीति में कभी झूठ नहीं बोला। एक बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम आया था, देश की सरकार अभी इस समय की जाएगी कि गिरेगी, ऐसे समय देश के एक बहुत बड़े नेता मुझे मिले और वो इतने बड़े थे कि वो सरकार को गिरा सकते थे। तो मुझे कह रहे थे कि मुझे ये प्रॉमिस चाहिए। तो मैंने उनको एक मिनट में कहा कि मैं प्रॉमिस तो दूंगा नहीं, क्योंकि होना संभव नहीं है। आपको सरकार का सपोर्ट निकालना है तो निकालिए, नहीं निकालना तो मत निकालिए। पर माय प्रॉब्लम इज, माय डीएनए इज, आई नेवर गिव एनी फॉल्स प्रॉमिस। मैं दे नहीं सकता, मुझे अस्वस्थता होगी दिन नहीं लगी, तो मैं कभी झूठ बोलता ही नहीं। हालांकि नितिन गडकरी ने ना तो उस नेता के नाम का खुलासा किया और ना ही ये बताया कि वो सरकार गिराने के बदले में उनसे क्या प्रॉमिस चाहते थे। आखिर गडकरी उस नेता का नाम क्यों छिपाना चाहते हैं? सवाल ये भी है कि कभी झूठ नहीं बोलने का दावा करने वाले गडकरी लोगों को ये आधी अधूरी कहानी क्यों सुना? यूपी की अखिलेश यादव सरकार ने रायबरेली और अमेठी में 24 घंटे बिजली सप्लाई की सुविधा खत्म कर दी है। सोनिया गांधी के कहने पर मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव से कहकर गांधी परिवार के संसदीय क्षेत्र में 24 घंटे बिजली सप्लाई की सुविधा शुरू करवाई थी। हाल ही में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तल्खी का खामियाजा अब रायबरेली और अमेठी के लोगों को भुगतना पड़ेगा। अब सोनिया के चुनाव क्षेत्र रायबरेली में 3 घंटे और राहुल गांधी के चुनाव क्षेत्र में 4 घंटे बिजली गुल रहेगी। दोनों ही इलाकों में सोनिया के कहने पर मुलायम ने 24 घंटे बिजली सप्लाई बहाल करवाई थी। रायबरेली और अमेठी यूपी के उन इलाकों में से थे जिनको बिजली सप्लाई के मामले में वीवीआईपी दर्जा दिया गया था, लेकिन ताजा फरमान के बाद अब केवल राजधानी लखनऊ, मुलायम परिवार के चुनावी क्षेत्रों इटावा, मैनपुरी, कन्नौज और आजम खान के चुनावी क्षेत्र रामपुर को वीवीआईपी दर्जा रहेगा, यानी 24 घंटे बिजली सप्लाई मिलेगी। नोएडा को भी इस सूची में रखा गया है। सवाल उठता है कि आखिर कुछ ही जिलों पर यह मेहरबानी क्यों? क्या पूरे प्रदेश के लोगों को 24 घंटे बिजली बिना रुकावट के मिलने का हक नहीं है? कांग्रेस में 2014 के पीएम उम्मीदवार को लेकर के भले ही उहापोह चल रहा हो, लेकिन यूपी की समाजवादी सरकार के शहरी विकास मंत्री आजम खान को लगता है कि तीसरी टर्म के लिए मनमोहन सिंह को ही मौका मिलेगा। शायद दूसरी बार प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह और तीसरी बार का मुकद्दर भी शायद लॉटरी उनके इनाम पड़ने वाली है। ये टेंडर उन्हीं के नाम पड़ रहा है। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस के उम्मीद से कमजोर नतीजों के चलते आज शेयर बाजार बेहद निराश रहा। इसके चलते आज कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। चौथी तिमाही में इन्फोसिस के शुद्ध मुनाफे में महज 3.3% की मामूली बढ़ोतरी देखी गई।
मार्च 2013 में खत्म तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 2,394 करोड़ रुपए रहा, जबकि साल 2011 और 12 की चौथी तिमाही में ये 2,316 करोड़ रुपए रहा था। चालू कारोबारी साल के लिए कंपनी के अनुमान भी बाजार की उम्मीदों में कम रहे। कंपनी ने चालू कारोबारी साल में अपनी आमदनी 6 से 10% तक बढ़ाने का अंदाजा लगाया है, जबकि बाजार उम्मीद कर रहा था कि इन्फोसिस की कमाई कम से कम 12% बढ़ेगी। इन्फोसिस के नतीजों से आज शेयर बाजार भी अछूता नहीं रह सका। शेयर बाजार में आज 300 अंकों की जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। पिछले 7 महीनों में सेंसेक्स का ये सबसे निचला स्तर है। आईटी कंपनी इन्फोसिस के नतीजों के चलते मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 300 अंक की गिरावट के साथ 18,243 पर पहुंच गया। वहीं 65 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी 5,529 पर पहुंच गया। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की निराशाजनक आंकड़े ने भी आज बाजार को बेहद निराश किया। फरवरी 2013 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सिर्फ 0.6% की बढ़त देखी गई, जबकि फरवरी 2012 में यह दर 4.3% थी। पानी के हजारों लाखों रुपए के बिल से परेशान दिल्ली वालों को मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने दी है राहत। दिल्ली वाले बकाया बिल साल 2014 तक किस्तों में भर सकते हैं। बिल बड़े पुराने आ रहे थे, कहीं हजारों में आ रहे थे, कहीं लाखों में भी जा रहे थे। उसको 2014 तक के लिए टाइम लिमिट दिया हुआ है कि आप इतने इंस्टॉलमेंट्स में दे दीजिए। बड़े बिल के खिलाफ हाल ही में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने उपवास किया था, लेकिन सरकार बिल वापस लेने को तैयार नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड के सालाना बजट को मंजूरी देते हुए शीला दीक्षित ने यह भरोसा दिलाया कि इस साल गर्मी में दिल्ली वालों को पानी की किल्लत से नहीं जूझना पड़ेगा। खार पूर्व इलाके में बसे गोलीबार एरिया में स्थित गणेश कृपा सोसाइटी पर शिवालिक बिल्डर द्वारा जो अनैतिक यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, यहाँ पर रहने वाले हजारों लोगों को बेघर किया जा रहा है और इसी के खिलाफ यहाँ पर लोग आंदोलन के लिए शामिल हुए हैं, जिनका नेतृत्व कर रही है ज्येष्ठ समाज सेविका मेधा पाटकर। मेधा जी यहाँ पर पिछले 9 दिनों से अनशन पर बैठी है और आज उनकी हालत काफ़ी नाजुक बताई जा रही है। डॉक्टरों का ये कहना है कि अगर ये आंदोलन मेधा जी का इसी तरह जारी रहा तो किसी भी वक्त उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ सकती है। लेकिन इस पिछले 9 दिनों में सरकार की तरफ से तो छोड़िए, विरोधक भी यहाँ पर कोई भी नहीं आया है, इसीलिए इस आंदोलन की कहीं पे भी कोई दखल नहीं ली जा रही है। कानूनी तौर पर लड़ा देने वाली जो व्यक्ति है उसका आज की लोकशाही में कुछ चलता नहीं है। मेरे लिए बहुत अफसोस की बात है। श्रीशांत 5 साल बाद कह रहे हैं कि उन्हें हरभजन ने थप्पड़ नहीं मारा, लेकिन बीसीसीआई की तरफ से श्रीशांत और हरभजन के झगड़े की जांच करने वाले अधिकारी सुधीर नानावती का कहना है कि श्रीशांत गलत बोल रहे हैं। उनका ये कहना है कि श्रीशांत झूठ बोल रहे हैं, थप्पड़ मारा गया था। श्रीशांत के ताजा ट्वीट के बाद एक बार फिर से वो 5 साल पुराना विवाद सामने आ गया है, जो कि आईपीएल में स्लैप गेट के नाम से जाना जाता है। हालांकि जिसको लेकर श्रीशांत को काफी रंज है। हमारे साथ इस मुद्दे पर प्रकाश डालने के लिए हैं सुधीर नानावटी साहब। सुधीर नानावटी जी गुजरात हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, क्रिकेट की जो राजनीति है उससे लंबे समय से जुड़े हैं और जब ये विवाद हुआ था तो उस पूरे मामले की जांच की थी, यानी श्रीसंत और हरभजन सिंह के बीच जो भी विवाद हुआ था, जिस तरह की घटना हुई थी उसके बारे में जांच करके अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद इस मामले में कार्रवाई भी हुई थी। नानावटी साहब, आपसे जानना चाहते हैं कि आज जब 5 साल बाद उस घटना के फिर से श्रीसंत का ट्वीट आया, उसमें उन्होंने आपका भी नाम लिया है, कि आपको पूरी सच्चाई पता है। वो ये कहते हैं कि भज्जी ने कोई थप्पड़ मारा ही नहीं था, आपने जांच की थी, क्या सच्चाई थी? ये बात तो टोटली गलत है। मेरी जांच का जो रिपोर्ट है वो भी आज की तारीख में बीसीसीआई के पास है। जो थप्पड़ मारी थी वो बात तो सही है, 3 वजह से सही है। 1 कि जब मैंने इन्वेस्टिगेशन चालू किया तो सबसे पहले मैंने वीडियो फुटेज देखी थी। जो वीडियो फुटेज जो ड्रेसिंग रूम के पास सिक्योरिटी कैमरा होता है उससे ली गई थी। उसमें ऐसा होता है कि जब मैच ख़त्म होती है तो जब प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम में जाते हैं तो वो समय पे दोनों टीम के प्लेयर्स एक दूसरे के साथ शेक हैंड करते हैं। श्रीसंत नज़दीक में आया तो शेक हैंड करने के बदले उन्होंने अपने राइट हैंड से जो पंजा बोला जाता है उससे उल्टा हाथ से श्रीसंत के गाल के ऊपर जरूर से तमाचा मारा है, ऐसा वीडियो फुटेज में दिखाया गया है। जब वो फ्रेम में से बाहर चले जाते हैं ऐसा तमाचा मारने के बाद, तो 30 सेकंड के बाद फिर से वो फ्रेम के अंदर दिखाई देते हैं कैमरा की,
सो वो स्टेशन की तरफ ही आ रहे थे। वो टाइम पे जो सिक्योरिटी गार्ड है उसने हरभजन सिंह को पकड़ लिया था, नहीं तो शायद दूसरा भी ऐसा इंसिडेंट तुरंत हो जाता। इसीलिए वो टाइम पे जो मैंने ये डिस्क्लोज वीडियो फुटेज का नहीं किया था, पर मैंने बताया था आप सब लोगों को भी कि वीडियो फुटेज देखने के बाद आई वॉज सरप्राइज एंड शॉक। मैं शॉक इसलिए हुआ था कि ये एक नहीं दूसरे दफ़े भी अटेम्प्ट किया गया था, पर लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था।